India, for the moral support that you are giving me. Thank you so much. I needed it the most, and we have to be consistent because long way to go. Thanks for trending justice for Payal Ghosh. I am indebted to you. Love you a lot. Thank you and keep supporting me. You are the only one I need the most. नमस्कार दोस्तों, स्त्रीकाल के रिवर्स टॉक में आप सबका स्वागत है। और हमेशा की तरह संजीव जी दिल्ली से हमारे साथ है, स्त्रीकाल के संपादक, और मैं मनोरमा बेंगलुरु से। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अनुराग कश्यप पे जो यौन शोषण का आरोप पायल घोष की तरफ से लगाया गया है, और उसके ऊपर सोशल मीडिया से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही है। और एक जो असमंजस की हम इसे मतलब स्त्रीवाद का नजरिया इस पर, या स्त्रीवादी नजरिए से हम इस मामले को कैसे देख सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और देखते हैं फिर। तो संजीव जी, जी पता ही है आपको भी, मनोरमा जी 2-3 दिनों नमस्कार। से जो है। नमस्कार, कैसे आप? बस ठीक ठाक। ठीक आप ठाक। बताइए, बेंगलोर कैसा है? बैंगलोर ठीक है, और थोड़ा यहाँ पे सर्दियां शुरू हो गई हैं, और हमको लगता है दिल्ली में भी अक्टूबर अब आने वाला है। थोड़ा थोड़ा ठंडक थोड़ी हवा में वहां पे। हाँ, थोड़ी उमस है, लेकिन अब एक शुरुआत तो हो गई है। मौसम बदल रहा है। मौसम डेंगू डेंगू के केसेस आने शुरू हो गए हैं। एक तो जो उप मुख्यमंत्री सिसोदिया से जी है, शुरुआत। हाँ, मनीष सिसोदिया जी से शुरुआत हुई है। हाँ, और फिक्र हो रही है उन्हें, दोनों एक साथ। उन्हें कोविड भी हुआ है या सिर्फ डेंगू? दोनों एक साथ है ना, पहले कोविड भी कोविड की खबर आई थी, फिर डेंगू की पुष्टि हुई। डेंगू भी। हाँ, आज भी सुबह भी सबसे पहले अपडेट देखा मैंने कि उनके प्लेटलेट्स जो गिर रहे हैं लगातार, मतलब कि उस समय डाउन था। तो हम जी मनीष जी के स्वास्थ्य की जल्दी उनके ठीक होने की कामना करते हैं जरूर। कि वो एक अच्छे, हाँ, वो एक अच्छे नेता, अच्छा काम करें। हम चाहते हैं कि मतलब वो जल्दी ठीक होकर फिर से अपना काम संभालें। तो अ, हाँ, तो अभी आपने तो 2-3 दिनों से, आपने भी, आपके नज़रों से भी ये गुज़र रहा होगा, है ना? जो अनुराग कश्यप के ऊपर लगाया गया है, और एक तरह की असमंजस की स्थिति बन रही है कि इस पे क्या नज़रिया होना चाहिए, या क्योंकि 2 चीज़ें एक साथ हैं। एक तो खतरे हैं उसके कि उन्हीं हथियारों से मतलब स्त्री जो भी फेमिनिज्म के नाम पर, या महिलाओं के अधिकार, या उनकी जो लड़ाई है, उस उसको ही हथियार बनाकर कुछ और आवाजों को दबा, क्योंकि ये वैसी वैसी चीजें भी है कि ठीक है, उन पे ये आरोप लगा है, लेकिन साथ में ये है कि वो उनका सरकार विरोधी जो है वो स्टैंड रहा है काफी लंबे समय से। वो हर चीजों पे, हर बात पे अपनी प्रतिक्रिया जो उन्हें नागवार गुजरी है उस पे देते रहे हैं मुखर होकर। तो वो एक खतरा या वेंडेटा इसके रूप में भी हम देख सकते हैं। तो वो बन नहीं रहा ये है, हम जैसे लोगों के लिए भी वो एक असमंजस की स्थिति बन रही है। नहीं, ये तो है, ये हो सकता है कि सरकार विरोधी रुख के कारण चीज़ें प्लांट हुई हों। हम्म। तो लेकिन सवाल है कि एक आरोप लगाया है एक स्त्री ने, हम्म। और उस पर स्त्रीवादी नज़रिया क्या हो, स्त्रीवादी स्टैंड क्या हो। और अब तो सिर्फ सवाल भर नहीं रह गया है। अब तो पहले ये चूंकि प्राइम मिनिस्टर को टैग करके छोड़ दिया गया था, ये ये और ये हैरान करती है बात। और जब महिला आयोग ने रिस्पॉन्ड किया तो महिला आयोग के पास शिकायत भेजने में देर की गई थी। तो ये एक दिन का स्टेटस था, पहले दिन का। हम्म। दूसरे दिन का स्टेटस मनोरमा जी ये रहा कि एफआईआर हो गया, और रेप चार्जेस में जो धाराएं होती हैं उस पे एफआईआर दर्ज हुआ है। तो दोनों दो चीजें हैं, दोनों में एंटायरली डिफरेंट स्थिति होगी। और जो पोजीशन बनता है, स्त्रीवादी पोजीशन जो बनता है, इस्तेमाल की बात अलग से हम लोग करेंगे, है भी हम्म। कि नहीं इस पर बात वो तो कानून तय करेगा।
हाँ। लेकिन स्त्रीवादी पोजीशन तो ये बनता है कि जब एफआईआर हो गया है तो अक्यूज्ड को ओनस ऑफ प्रूफ चला जाता है अक्यूज्ड के ऊपर, यानी अनुराग कश्यप के ऊपर। उनको प्रूफ करना है कि हम गिल्टी नहीं हैं, और ऐसा प्रूफ करने के लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। पुलिस को आमतौर पे उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, गिरफ्तार करके इंक्वायरी करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो वहां सिद्ध कर पाएंगे कि ये चार्जेस उनके ऊपर किस तरह से लगाया गया है। देखिए, पहले और दूसरे दिन जो उन पर आरोप लगा, और जो बौद्धिक जमात है जो इस बिना पर सिर्फ किसी को क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता कि वे प्रधानमंत्री के खिलाफ या मौजूदा सरकार के खिलाफ या मौजूदा सियासत के खिलाफ काफी मुखर रहे। इस बिना पे किसी को क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। चाहे आरोप लगाने वाली महिला का इंटेंशन ट्विटर के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए सियासत के पक्ष में और मौजूदा हुक्मरानों के पक्ष में दिख रहा हो, तब भी क्लीन चिट का एक आधार ये नहीं हो सकता। दूसरी एक कोशिश हुई बौद्धिक जमातों की ओर से, जो कल की उनकी एक्स वाइफ का स्टेटमेंट आया, उनकी एक और एक्स वाइफ का स्टेटमेंट आया, दोनों एक्स वाइफ। हाँ, उनकी एक दोस्त तापसी पन्नू, क्या नाम है? तापसी पन्नू, उसका स्टेटमेंट आया। तो ये कोई आधार नहीं हो सकता कि 4 महिलाओं ने आपके लिए अच्छी बात कही है। एक मिनट, 4 ही नहीं, और भी, जैसे कि हुमा कुरैशी ने भी, चाहे ऋचा चड्ढा ने भी, सभी ने मतलब उनके जो पिछले जो व्यवहार, आपको आपके पक्ष में 100 महिलाएं भी खड़ी होकर गवाही दे रही हैं, तब भी जो पोजीशन है वो पर्टिकुलर केस के आधार पे बनेगा। इवन कानूनन भी, जैसे किसी ने 10 मर्डर किया हो तो उसको 11वें मर्डर के लिए हैंग नहीं करते हैं, उसको 11वें मर्डर पे प्रूफ करना पड़ता है। और कोई 10 मर्डर में अक्यूट हो गया और 11वां मर्डर करके बरी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कानून वहां भी मर्डर केस में भी है, और यही बात स्त्री के मामले में किसी पुरुष की या किसी इंडिविजुअल की सेक्सुअल बिहेवियर 10 लोगों के प्रति अलग हो सकते हैं और किसी एक के प्रति अलग। सर्कमस्टेंसेस का मसला होता है। यदि अपराधी शातिर है तो उसका व्यवहार अलग होगा। यदि अपराधी किसी अर्ज के तहत अचानक से चीजें हुई हैं तब भी उसका मामला अलग होगा। तो इसको आधार बना करके कि आप कल्कि को और दूसरे लोगों को, तो ये, और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में भी कई लोग चला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कायदे से अनुराग कश्यप को और खासकर जब एफआईआर दर्ज हो गया है तो उनको कानूनी स्ट्रक्चर में, जैसे आप देखिए ना, दिल्ली में भी एक घटना घटी थी जिसमें आत्महत्या कर लिया, काफी चर्चित और काफी सरोकारों वाले व्यक्ति ने की थी, खुर्शीद ने। उनके पक्ष में भी कई महिला पत्रकारों ने बयान दिए थे, और आत्महत्या को उनकी निर्दोषता की बानगी मान लिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर हम देखेंगे तो अभी मतलब ये ठीक है, वो दोस्तों के लिए कुछ और हो सकते हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया का तकाजा ये है कि आप पहले उसका सामना करें और वहां से आप क्लीन चिट आपको मिले। तो ये एक प्रक्रिया। अनुराग के मामले में भी एक मसले का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। जब मी टू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, उस वक्त में विकास बहल के ऊपर भी आरोप लगे थे। विकास बहल और क्वीन फिल्म के डायरेक्टर है जिसमें कंगना भी काम करती थी। तो ये विक्रमादित्य मोटवानी और अनुराग कश्यप और ये विकास बहल, इन लोगों का एक फैंटम फिल्म्स करके इनका वो भी था, प्रोडक्शन हाउस है, जो भी मतलब यहाँ से फिल्में उस बैनर से बन रही थी। तो शुरुआत में इनका स्टैंड जो था
वो विकास को लेकर इसी तरह से था, जैसे कि वो कि ये आरोप जो है वो सही नहीं है इस तरह से। लेकिन बाद में अनुराग ने खुद ही मतलब कि इस बात पे रिग्रेट किया कि मैं ठीक से इस मसले को हैंडल नहीं कर पाया, और बाद में फिर इन लोगों ने फैंटम को डिसॉल्व भी कर दिया, और क्या कहते हैं, और विकास से फिर इन लोगों के ताल्लुकात खत्म हो गए। हालांकि बहुत शराब पीते थे, रिहैब में भी उनको जाने का कहा गया, और शायद उसके बाद रिहैब में वो गए या जो भी है। लेकिन हाँ, अनुराग, ये मतलब ये मुझे याद आ रहा है कि ये बात नोट करने लायक है कि अनुराग कश्यप ने उस वक्त में अपने स्टैंड को लेकर के पछतावा जाहिर किया था, और बाद में उन्होंने मतलब यही स्टैंड उन्होंने उनका यही स्टैंड था कि जांच के लिए जाना चाहिए, और हम अविश्वास नहीं कर सकते हैं बिना उसके, उस प्रक्रिया के, जांच प्रक्रिया, और वहां से फ्री, वहां से मुक्त या जो भी है वहां से उनको क्लीन चिट मिले बिना। तो ये पश्चाताप उनको दोबारा नहीं करना चाहिए। हाँ। और जो स्त्रीवादी नजरिया होगा, स्त्रीवादी पोजीशन होगा, वो यही हाँ। होगा जो उन्होंने बाद में पश्चाताप के जरिए किया। हाँ। जांच को कोऑपरेट करें। संकट दूसरा है, लेकिन संकट दूसरा है कि यदि सिस्टम हॉस्टाइल हो, अभी क्या हो गया, नोशन क्या बन गया है, नोशन ये बन गया है कि जो सेंट्रल सिस्टम है वो अनुराग कश्यप जैसे मुखर लोगों के खिलाफ है, और जो चूंकि शिवसेना से सेंट्रल सिस्टम लड़ रही है, जो स्टेट का सिस्टम है, और तो वैसी स्थिति में स्टेट का सिस्टम स्वतः सेंटर से लड़ने वालों के पक्ष में है, तो जस्टिस होता हुआ दिखेगा ही नहीं। यदि मुंबई पुलिस कुछ भी करती है, मुंबई पुलिस दबाव में भी हो सकती है कि चलो ऐसा ना हो जाए कि हमको कहा जाए कि हम अनुराग का फेवर कर रहे हैं, वहां भी अनुराग विक्टिम बन जाएंगे, और ऐसा ना हो कि मुंबई पुलिस सच में सेंटर के अपोजिशन में जाकर के ये जो विक्टिम है, जो लड़की है, उसके खिलाफ पोजीशन, तो वहां भी संकट है। और तीसरा संकट है कि न्याय हो भी जाए तो न्याय हुआ ऐसी धारणा बनाने में संकट हो जाएगा, क्योंकि वहां मुंबई पुलिस इन्वॉल्व है, और यदि मुंबई पुलिस से अलग कोई सेंट्रल एजेंसी जांच करती है, जो आमतौर पे बलात्कार केसेस में जांच नहीं करती है, तब भी धारणा के स्तर पर यहाँ न्याय की जो धारणा है वो बन ही नहीं पाएगी। न्याय होगा। एक खास चीज मैं नोट करवाना चाहता हूं आपको कि ये एक पैटर्न की तरह है कि जैसे बीजेपी के लोगों पर जो आरोप लग रहा है, वो स्वामी जो गृह राज्य मंत्री था, तो उसको किस तरह से बरी कराया गया, काफी, चाहे सेंगर हो चाहे चिन्मयानंद स्वामी के मामले में लड़की को जो स्थितियां हुई, आप आज कंगना रनावत को तो आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन लड़की के साथ दिक्कत है। तो बहुत खम ठोक करके, ये ऐसी सत्ता है ना अभी कि वो बहुत खम ठोक करके अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती है और अपने विरोधियों का दमन करती है। तो ये अब ऐसे में जो स्त्रीवादी पोजीशन है, उसके लिए फिर वो संकट हो जाता है कि हो क्या रहा है। जब सत्ता आपका जैसे साहबानों प्रकरण में साहबानों के पक्ष में स्त्रीवादी पोजीशन था, 3 तलाक के मामले में 3 तलाक खत्म हुई, ये स्त्रीवादी पोजीशन है। कॉमन सिविल कोड के मामले में कॉमन सिविल कोड लागू हो, ये स्त्रीवादी पोजीशन है। लेकिन कर कौन रहा है, उसको लागू करने वाले यदि शरारत करते हो उसको लागू करने में, तो संकट है। और वहां पे स्त्रीवादी पोजीशन क्या लिया जाए, यहाँ चीजें खड़ी होती हैं। यही अनुराग कश्यप के मामले में भी है कि यदि वो सेंटर उसके खिलाफ स्थितियां बनाएगा, जिन लोगों ने आरोप किया है उसका भी एक पक्ष है, और जो आरोपी है उसका भी एक पक्ष है, तो ऐसी स्थिति में स्त्रीवादी पोजीशन क्या होगा, और वो कानून पे छोड़ना पड़ेगा। और कानून पे छूटने के बाद फिर मैं वही कह रहा हूं कि कानून के प्रति धारणा ही नहीं बन पाएगी कि न्याय हुआ या अन्याय हुआ। देखिए, मैं यहाँ पे ये भी एक, ठीक है, हम स्त्रीवादी नजरिए से इसको देख रहे हैं तो ये सब चीजें आ रहा है, लेकिन एक
ये भी डर बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि ठीक मैं तो स्त्री हूँ और मेरे लिए क्या मतलब उतना, लेकिन आप मेरे आसपास जो भी पुरुष रह रहे हैं, हम मतलब कि दोनों एक ही मतलब क्या जिसको बोलते हैं गाड़ी के दो पहिए काइंड ऑफ, है ना। तो वो एक कुछ अजीब सी स्थितियां नहीं बन रही कि कोई भी कभी भी चाहे तो स्कोर सेटल कर सकता, अगर उठ करके आरोप लगा दे। मैं ही अगर मान लीजिए मैं ही एक स्त्री हूँ और अभी उठ करके कह दूं अब तक तमाम मेरी यात्रा रही है और इतने समय में कितने पुरुषों के साथ सहयोग और इस तरह से मैं आगे बढ़ी हूँ, मेरी लाइफ में आसपास ढेर सारे दोस्त हैं, ढेर सारे लोग हैं, उठ के किसी दिन मैं कह दूं तो मतलब क्या बिना सर्कमस्टांशियल एविडेंस के, बिना इस तरह के उठ के, और मान लीजिए कोई सेंसिटिव आदमी हो तो एक आप समझ रहे हैं भारत में किसी भी प्रक्रिया को जब अदालत और पुलिस में लेकर जाते हैं तो वो कितना इस तरह से होता है। तो कहीं तो ठीक है, हम फेमिनिज्म के नाम पर, और चूंकि ये इस तरह का मसला है और औरतों को लेकर के एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी है और बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, जिसमें ज्यादा जो है शोषण और गैर बराबरी सब कुछ इनकी तरफ में है और इंसाफ भी नहीं मिलता है इनको। और बहुत सारे मामलों में मीटू के ही तहत ढेर सारे मामले हैं जो जिसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ठीक है। तो उसमें ये खतरा तो पैदा होता है ना कि मतलब आप उठ करके किसी पर भी बिना किसी एविडेंस के भी अगर लगा देते हैं तो उस प्रक्रिया में एक इज्जतदार सम्मानित व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, वो किस तरह से सफर करेगा। और जब तक वो मान लीजिए 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है उसको फ्री होने में, और उस दौरान उसका खुद का जीवन, उसके परिवार का जीवन, उसका करियर, क्योंकि हमने देखा इस मी टू में बहुत सारे लोगों को फायर भी किया गया है, क्वान से जुड़े हुए रहे थे, मुकेश छाबड़ा ही है और ढेर सारे लोग हैं, आपका जैसे सुभाष घई है, तो उनका शायद इस तरह से कुछ आपका अभिजीत भट्टाचार्य, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जतिन दास है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो ढेर सारे लोग जब आप अध्ययन करते, कई है उसके प्रोफाइल में जिनको फायर भी किया गया है। और जैसे एक और था एआईबी का था, जो उसका नाम मैं भूल रही हूँ, वो तो आत्महत्या करने तक पहुंच गया था, ऐन वक्त पे पुलिस पहुंची और उसको वो जो मुंबई का जो वो है सी ब्रिज जो है, वहां से पुलिस उसको पकड़ करके लेकर गई, वक्त पे पहुंच गए, नहीं तो वो आत्महत्या करने जा रहा था, ठीक है। लेकिन हाँ, उस घटना के बाद से अभी उसका फैसला नहीं आया, लेकिन हाँ उसका करियर सब कुछ तो खत्म हो चुका है। उसको वहां से हटा दिया गया और या फिर किसी तरह का कोई काम नहीं है। बाकी और भी आईबी से जुड़े एक दो और लोग थे, उन पर भी लगा था। तो हम दोनों चीजें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग एकदम बर्बाद हुए हैं इससे, और कुछ ऐसे भी हैं जिन पे अभी तक किसी किस्म का, विकी कौशल के पिताजी ही हैं श्याम कौशल, उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और क्या कहते हैं, तो कहीं कुछ तो संदेश आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, एक तो हो गया कि एक्शन ना लेना, वो तो मैंने कहा कि सत्ता के साथ जो होगा एक्शन नहीं लिया जाएगा। यही मैंने कहा कि कहीं कुछ तो आप देख सकते हैं। अभिजीत भट्टाचार्य पर जो लोग इस पर मैं बात कहता हूँ, मैं अपनी बात कहूंगा, उसके पहले एक बात जोड़ दूं कि जो लोग न्याय के लिए, चाहे वो इस प्रसंग में हो, चाहे रिया चक्रवर्ती वाले प्रसंग में हो या कंगना के पक्ष में खड़े हो, इन सारे प्रसंगों में हाँ, कंगना बहुत खुशनसीब है कि वो जिनके खिलाफ लड़ रही है। अच्छा, एक रोचक बात बीच में, आपको पता है मी टू में बहुत सारे लोगों को पे जब आरोप लगा है तो उसमें कंगना एक ऐसी है जिन पे मी टू का आरोप है। दो स्त्रियां, मतलब कंगना के ऊपर मी टू का आरोप है। हाँ, कंगना के ऊपर मी टू का है। हाँ, तो देखिए उसको तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म से और बहुत ही विवादित लाइफस्टाइल तो वो खुद ही बताती है। हाँ, तो उसमें बहुत कुछ चांसेज हैं। हाँ, तो देखिए, ये लोग जो लड़ रहे हैं, इनको जो आज बैकअप ग्रुप है, ये बैकअप ग्रुप जिनको प्रधानमंत्री भी फॉलो करते हैं, वो गालियां देता है। तो ये खुशनसीब हैं कि ये आज यदि लड़ रही हैं स्त्री के हक के लिए, मान लिया लड़ रही हैं, तो इनको गालियां नहीं मिल रही हैं जैसे हाँ, कविता कृष्णन को मिलती थी, अच्छा, जैसे किसी भी हिंदू व्यवस्था या प्रेजेंट सिस्टम के खिलाफ बोलने वाली महिलाओं को मिलता है। तो ये खुशनसीब है। हालांकि थोड़े से न्यूआंसेज इधर भी है, जैसे उसकी तस्वीरें खोज कर लाना, थोड़ी सी पीठ जिसमें उभरी हुई हो, थोड़े से जिसमें बिकनी की तस्वीरें हों, थोड़े बोल्ड तस्वीरें हों, तो इधर वाले भी ला करके, और जो अभी के वर्तमान निज़ाम के खिलाफ हैं
वो लोग भी इन महिलाओं की आवाज उठाने वाली महिलाओं के चरित्र पर पता नहीं इशारे इशारे में या सीधे सीधे कई बार बात करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी उतना ब्लंट तरीके से नहीं। तो ये लड़कियां खुशनसीब हैं इस मामले में भी कि उनको ये सवाल उठाते हुए जो गैंग उनका सपोर्ट कर रहा है, जो कथित न्याय की चाहना रखने वाला है, बेसिकली वो न्याय चाहता नहीं है महिलाओं के मामले में, वो कुछ और ही प्रसंग है। तो खैर, अब आप जो कह रही हैं उसमें भारत के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका संकट है। आप देखिए, एक तो स्त्रीवादी कानूनों का एक प्रसंग है कि एक पैट्रियार्कल प्रोटेक्शन कानून महिलाओं को देता है। प्रोटेक्शन देते हुए कहाँ पैट्रियार्कल हो जाता है वो बड़ा थीन लाइन है। जजमेंट्स में, सिस्टम में वो होता है। जैसे ओनस ऑफ प्रूफ, अक्यूज्ड पे जाना, ये एक बढ़िया डेवलपमेंट था। लेकिन हर मामले में यह मान लेना कि जो लड़की कह रही है वो सही ही कह रही होगी, यहां से ये पैट्रियार्कल प्रोटेक्शन है। तो दोनों दो चीजें हैं। मैं कह रहा था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, अब है क्या कि इतनी सारी हायरार्की है भारतीय समाज में कि यदि दूसरे देशों की तरह यह बना लिया जाए कि पहले जांच होगी, फिर ट्रायल चलेगा, फिर जेल जाना होगा, तो बहुत सारे जो पावरफुल लोग हैं वो कभी भी जेल जाएंगे ही नहीं और कमजोर लोगों को न्याय ही नहीं मिलेगा। तो भारतीय सिस्टम में पहले जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ और जो कॉग्निजेबल मामले हैं उसमें मुकदमे होते हैं और जेल जाना होता है। ये भारतीय सिस्टम में न्याय, दिखता हुआ न्याय है। आदर्श व्यवस्था तो ये होती कि जांच होती, इंक्वायरी होती, मुकदमा चलता और यदि वो दोषी सिद्ध होता तब जेल जाता, जो दूसरे कई देशों में है। लेकिन तो महिलाओं और दलितों के मामले में चूंकि इनको प्रोटेक्शन, ये ऐसा एक वल्नरेबल किस्म से एक समूह रहा है, तो इसको प्रोटेक्शन की जरूरत थी। कानून ने इनको प्रोटेक्शन दिया है, तो उस प्रोटेक्शन के तहत ऐसी चीजें कई बार मिसयूज भी होता है। हो सकता है इस केस में हो, किसी और केस में हो सकता है। लेकिन इसके लिए अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारत में बदला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी मुकदमे होंगे और अनुराग कश्यप हो या कोई और भी हो, उनको जो प्रॉपर अथॉरिटी है उसके सामने से ही खुद को बरी करना होगा। तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि जब वो किसी पे आरोप लगाया जाता है तो मतलब कि वो सिद्धांत जो कि गिल्टी अंटिल प्रूवन है ना, इस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, जबकि उसके सोशल स्टेटस से आप उसको बर्खास्त करें, उसके सारे काम छीन ले रहे हैं, या उसके फैमिली और बाकी सारे इक्वेशन, सामाजिक जो है प्रतिष्ठा, इन सब पे, तो इस पे फिर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत उत्पीड़न का आधार बन रहा है यहाँ पे। और मैं मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल में मैंने देखा था, तो ये दो चीज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी। मीटू के आरोप में कंगना पे भी आरोप लगा था और एक और लड़की थी जिस पे आरोप लगा था, अदिति मित्तल, वो कॉमेडियन है। तो कंगना पे है अध्ययन सुमन ने लगाया था आरोप, और जो अदिति मित्तल है उस पे एक लड़की ने फोर्सिबली किस करने का और वो करने का लगाया था। इन दोनों ही मसलों में जो है एक्शन नहीं लिया गया। तीसरा, अगर कॉग्निजेंस पे भी लिया जाता है तो रिया के खिलाफ, रिया ने भी तो सुशांत की एक बहन के ऊपर मोलेस्ट करने का लगाया था, वो भी इस आधार पे मीटू का ही मामला बनता है ना। हाँ बनता है, और लेकिन जो अपना सोशल सिस्टम है वो वही मैं कह रहा हूँ, कानून सिस्टम भी पैट्रियार्कल प्रोटेक्शन के पोजीशन में जाता है। और सोशल सिस्टम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि महिलाएं भी बलात्कार कर सकती हैं, महिलाएं भी यौन शोषण कर सकती हैं। ये पैट्रियार्की ऐसा करवाता है, क्योंकि पैट्रियार्की पुरुष को एक्टिव पोजीशन पे रखता है और महिला को पैसिव पोजीशन पे रखता है। तो महिला कैसे एक्टिव हो सकती है रेप वगैरह स्थितियों में? तो ये है मामला और इसलिए नहीं होता है। लेकिन कानून जो है वो तो तटस्थ रहता ही। आप जो कह रही है ना, सोशल स्टिग्मा का जो मामला है, तो कानून तो तटस्थ। एक मिनट, उसमें दो मामले ऐसे जिसमें कि शोषण लड़की का लड़की ने किया, केवल कंगना के मामले में आरोप जो है वो दूसरे जेंडर की ओर से, अध्ययन सुमन की ओर से। हाँ,
ठीक है, चाहे अदिति मित्तल का मसला हो या रिया के मसले में भी जिन पे हैरेसमेंट का या आरोप वो लगा रही हैं, वो उसी सेम जेंडर के लोग हैं। प्रसंगवश मैंने बताया कि मीटू में जो आरोप लगा था उसमें एक कंगना पे लगा था और एक अदिति मित्तल पे, और मैंने जिक्र किया कि जैसे रिया बार बार कह रही है, उन्होंने नेशनल चैनल पे भी अपने इंटरव्यू में भी कहा और और उसके पहले भी अखबारों में भी कहा था उन्होंने, जब सुशांत की आत्महत्या का मसला है उसके बाद जब एक दो जगह उनका इंटरव्यू आया तब, कि सुशांत की एक बहन पे उन्होंने अपने हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। और तो मतलब ये है कि जिसमें कि ये 3 मसले अगर हम देखते हैं तो इसमें एक मसला है कंगना पे अध्ययन सुमन ने लगाया जो दूसरे जेंडर के हैं, लेकिन बाकी अदिति मित्तल पे भी उन्होंने उसपे एक लड़की ने लगाया था फोर्सिबली किस करने का और इस तरह का आरोप लगाया था, और इसमें भी मोलेस्ट करने का आरोप रिया पे सुशांत की बहन के खिलाफ है, तो सेम जेंडर है ना। तो सेम जेंडर में क्या होगा, मीटू में कैसा होना चाहिए, कहने का मतलब है कि अगर लड़कियां किसी लड़के पर मीटू का आरोप लगाती हैं तो अलग उस तरह से कानून देखेगा, और क्योंकि इन दो मसलों में जैसे कि कंगना के मसले में और अदिति मित्तल के मसले में एक्शन नहीं लिया गया, अभी येट टू बी टेकन है ना। तो मैं उस संदर्भ में ये बात रख रही थी। तो क्या मतलब कानून अलग तरह से फंक्शन, समाज का रिएक्शन भी अलग तरह से होगा। चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं इसलिए एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कॉमन सेंस से तो ये जरूर है कि फोर्स्ड कोई भी रिलेशन होगा हाँ। तो उसके साथ कानून की धाराएं तो काम करेंगी, मतलब सिस्टम काम करेगा, कानून काम करेगा उसके अगेंस्ट। किन धाराओं में करेगा, 376 करेगा, 377 तो एबॉलिश हो चुका है, तो उस पे 376 पे करेगा या क्या करेगा ये मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि फोर्स्ड है तो कॉग्निजेंस बनता है। और अभी इस मसले में भी जैसे मैंने कुछ टिप्पणियों से मैं गुजर रही थी, तो एक तो उदित राज की टिप्पणी पे आपकी नजर पड़ी, जो उन्होंने कहा उदित राज के जो वो अनुराग कश्यप के सपोर्ट में आए थे, उदित राज का क्या पोजीशन है? उदित राज ने कहा था कि उनका ये था, रुकिए, कि रुक जाइए, मैंने कहीं लिखा था, हाँ, उन्होंने उनका पक्ष लेकर कहा कि तलाकशुदा स्त्रियों को खून की प्यासी कहा उन्होंने, और ये भी कहा कि देखिए सभी जो है स्त्रीवादी खोल में सभी जो चुप है इस तरह से। उन्होंने बोला कि अनुराग कश्यप सज्जन व्यक्ति लगते हैं, और उनकी जो तलाकशुदा दोनों जो मतलब उनकी पत्नियां हैं, जो दोनों पूर्व पत्नी जो है उनकी, जिनसे वो तलाक ले चुकी हैं, उनके पक्ष में खड़ी हैं। और क्या कहते हैं, ये भी उन्होंने कहा कि कंगना रनौत और पायल घोष को जेल में बंद करना चाहिए जो सामाजिक भ्रष्टाचार फैला रहे। देखिए ये उदित राज चूंकि नेता आदमी है तो अपने हिसाब से वो भी जोड़ घटाव से बात कर रहे हैं। मेरी उदित राज से एक दो मुद्दों पर बातचीत है और बहुत ही स्पष्ट स्त्रीवादी नजर है कुछ मामलों में उनकी, खास करके वो सेक्सुअल रिश्तों के मामले में बहुत ही ओपननेस के पक्षधर हैं और उसको कैरेक्टर से ना जोड़े जाने के पक्ष में हैं। तो एक तो अच्छी बात करते हैं वो, लेकिन यहाँ जो प्रसंग है ये तो रिएक्शन का मोड है। उनको ये लग रहा है कि चूंकि अनुराग कश्यप सिस्टम के खिलाफ है और वो भी एक विपक्षी दल में है आज, यदि वो भाजपा में होते तो हो सकता है उनका पोजीशन कुछ और होता। ये बात 1.5 साल पहले को उनका पोजीशन कुछ और हो जाता। तो उदित राज के राजनेताओं के स्टेटमेंट्स को बहुत स्त्रीवाद के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन आज मैत्री पुष्पा जो हम लोगों ने शुरू में बात की वो उसके विपरीत बात कर रहे हैं, वो एकदम इंटायरली गलत बात कर रहे हैं। लेकिन आज एक मैत्री पुष्पा जी ने भी आज फेसबुक पे अपने लिखा था जिसपे मेरी नजर गई, तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगी, जो उन्होंने लिखा कि जब स्त्रियां मौका देखकर सालों पुराने छेड़खानी और बलात्कार की शिकायत उठाएंगी, उनकी बात पर संदेह किया जाएगा, उसी वक्त खुलासा क्यों नहीं, कोई लाभ लो, इसलिए ही मीटू उफान की तरह उठा था और झाग की तरह बैठ गया। ये मैत्री जी का है, क्योंकि कोई लाभ कोई भय भी तो कोई लाभ कोई लाभ
कोई भय भी तो हो सकता है। वो कह रही हैं कोई लाभ जिसके कारण वो चुप रही, मैं कह हाँ रहा हूं दोनों। कोई हाँ बिल्कुल। फियर भी तो हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ क्योंकि हम तो इस आप 25 साल बाद बोल रही हैं, 30 साल बाद बोल रही हैं, वो मायने नहीं रखता। यह बात जरूर है कि तुरंत बोले जाने का साहस महिलाओं में पैदा करना चाहिए और विवेक पैदा करना चाहिए। ये जब तक नहीं होता तब तक इसका अर्थ ये नहीं है कि 20 साल 25 साल बाद कोई बोल रहा है तो वो कोई बेईमानी वाली बात हो गई, देर हो गई। और कानून उस पर कैसे डील करेगा एक अलग प्रसंग है, लेकिन बोलना ही महत्वपूर्ण है। 20-22 साल के बाद का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस खोजना और सारे एविडेंस खोजना उतना आसान होता नहीं है, अक्यूज्ड बरी हो जाएगा, लेकिन हाँ बोलना महत्व। बहुत सारे मामलों में एक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसके कारण एक्शन नहीं लिया गया है। अब मैत्रेयी के खुद की कई नायिकाएं सेक्सुअल अब्यूज के बाद मुकदमे वगैरह में नहीं जाती हैं और अपना लाइफ जीने लगती हैं। अब उनकी इच्छा आगे चल करके कभी हो जाए कि हमको बोलना है पिता के खिलाफ, भाई के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, उनकी कई नायिकाएं हैं, तो क्या करेंगी? वो बोलेंगी ना। हाँ बिल्कुल। रेप तो उनके साथ हुआ था, जो उनके उनके उपन्यासों की नायिकाओं के साथ। लेकिन वो नायिकाएं आगे बढ़ गई किसी मजबूरी में, किसी भय में, कुछ बचाने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ सोशल स्टिग्मा के उससे। लेकिन जब बोलना चाहेंगी तो बोलेंगी। मैत्रेयी को अपने उपन्यासों से ही संदर्भ लेना चाहिए। हाँ खैर मतलब ये इस तरह की भी बातें हैं दोनों, मतलब अगर कुछ लोगों के स्टैंड बिल्कुल इस तरह से कि हम इसे नहीं ले सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और उन्हें फेस करना ही पड़ेगा जो भी लीगल प्रोसीजर है वहां से। हालांकि यही ये है, बस यही प्रॉपर स्टैंड है। लेकिन एक जो है एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बहुत सारे मसलों में जब मीटू का आरोप लगा तो कुछ लोग जो है जेन्युइनली चुप भी रह गए। उन्होंने मतलब कि क्या बोलते हैं उसको कि जो उन पे आरोप लगे उस पे वो बहुत मुखर नहीं हुए उसको डिफेंड करने में। लेकिन अनुराग पहले दिन से इस चीज को खारिज कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद बता रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने वकील के थ्रू ये स्टेटमेंट दिलवाया है कि ये बेबुनियाद बात है। तो अच्छी बात इसमें है। अनुराग को ये बैटल लड़ना पड़ेगा। अनुराग को हाँ ओनस ऑफ प्रूफ उनकी ओर है, उनको सिद्ध करना पड़ेगा, वो सब करेंगे वो। हाँ लेकिन उनकी पत्नी ने कह दिया, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने कह दिया, उनकी गर्लफ्रेंड्स ने कह दिया, ये कोई आधार कानूनन नहीं बनने वाला है, ना बनना चाहिए, ना स्त्रीवादी ढंग से भी उसको उदाहरण दे करके बनाया जाना चाहिए। तो ये ना तो ओपिनियन का आधार बन सकता है, ना ही ये किसी कंक्लूजन या किसी फैसले का आधार बन सकता है। मतलब लोगों के भी आपस में भी जो अगर हमारा कोई स्टैंड होना चाहिए इस पे, यहाँ पे हम क्लीन चिट सिर्फ इसलिए नहीं दे सकते कि जो उनके जीवन में आई स्त्रियां, उनकी दोस्त, उनकी पूर्व पत्नी सब उनके बारे में अच्छी बातें बोल रही हैं, तो सिर्फ इसलिए हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से मैं इसको आधार भी नहीं मानता। हाँ ये है। लेकिन आंशिक ये हाँ लेकिन जैसे नहीं मानता। हाँ अच्छा ठीक है। एक वैसे अब थोड़ा हम हालांकि हट कर बात करें, जैसे मान लीजिए संजीव जी आप भी पुरुष हैं, अब आपको इस तरह का जो माहौल चल रहा है उसमें क्या आपको डर लग रहा है? देखिए, डर जब स्थितियां ये होंगी मनोरमा जी, जिसको एक सोसाइटी जब सिविलाइज होता है, हम सिविलाइज सोसाइटी के लोग नहीं हैं। हाँ। आज भी भारत का जो समाज है वो मिक्स समाज है। थोड़ा अर्ध विकसित है, थोड़ा विकसित है, थोड़ा आधुनिक है, थोड़ा सामंती है, थोड़ा प्राक इतिहास में जी रहा है, थोड़ा इतिहास में जी रहा है, तो थोड़ा मॉडर्न हुआ है, थोड़ा पोस्ट मॉडर्न हुआ है। मतलब विचित्र सी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जब हम सिविलाइज होने के प्रोसेस में हैं, हम एक नागरिक बनने के प्रोसेस में हैं, जब कानून के सम्मान और संविधान के सम्मान के प्रोसेस में हैं, तो कुछ स्थितियां ऐसी विसंगतियां भी आती हैं। जैसे एट्रोसिटी एक्ट के मामले में भी हो सकता है और महिला उत्पीड़न के मामले में भी हो सकता है।
इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि इन कानूनों को एग्जिस्ट और एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो मतलब मैं अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो ये इस डर के बावजूद भी एक मतलब निश्चित तौर पे मेरा तो जो ये पोजीशन लड़ाई लड़ रहा है, जो बराबर मैं की लड़ाई, आज की तारीख में हाई कास्ट हिंदू मेल हूं, सोशल रूप से अत्यंत पावरफुल हूं, आर्थिक छोड़ दिया जाए यदि, हाई कास्ट हिंदू मेल सोशल रूप से अत्यंत पावरफुल है, कानूनी रूप से इसके खिलाफ प्रोटेक्शन है जो दूसरे समूह हैं उनके लिए। तो एक हाई कास्ट हिंदू मेल को अपने बिहेवियर में और स्थितियों के लिए यदि वो प्रोग्रेसिव है, बदलना चाहता है, तो उसको तैयार ही रहना चाहिए। उस पर आरोप भी लग सकते हैं, लगेंगे, तो उसको डर की तरह नहीं कहें, उसको तैयार फॉर्म में कह सकते हैं। नहीं तो मैं जो कहना चाह रही हूँ ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब इस तरह से इसको कहा जा सकता है कि अभी हम ये जो बेहतर समाज, बराबरी का समाज, जेंडर की लड़ाई, फेमिनिज्म की लड़ाई, स्त्रियों की अकेले की लड़ाई तो है नहीं, है ना वो अकेले लड़ सकती और अकेले की लड़ाई है भी नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई लड़की ही मतलब जो स्त्री है वही स्त्रीवादी है। बहुत सारी स्त्रियां जो है वो बहुत ज्यादा पुरुषवादी हैं और बहुत सारे पुरुष जो है वो स्त्रियों से ज्यादा स्त्रीवादी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हम एक बेहतर समाज की तरफ चल रहे हैं उसमें आप जैसे पुरुष या जो भी है, इन तमाम डर के बावजूद, खतरों के बावजूद भी आपका स्टैंड यही रहेगा कि अगर कल को उठ के कोई लड़की आप पे इल्जाम लगाती है तो आप कानूनी प्रक्रिया से खुद को मतलब उसमें जा करके और वहां से आप अपने लिए बोलेंगे। हाँ, इसमें हम जैसे मेरे जैसे लोग इसमें ये चाहते हैं कि स्त्री होने का मतलब केवल बेनिफिट, केवल प्रिविलेज नहीं होता है। तो हम ये कि गिल्टी अनटिल प्रूवन, ये बात ध्यान में रखा जाना चाहिए जब किसी पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है बहुत सालों के बाद, बहुत इस तरह से, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी नहीं है, तो किसी भी पुरुष की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है या जो उनका कामकाज है उनका वो एंश्योर रहना चाहिए। ये तो सही है, ये आदर्श व्यवस्था है सोसाइटी को भी। हाँ, और हाँ, ऐसा होना चाहिए। और यदि देखिए आरोप लगता है, मुझ पे भी यदि आरोप लगता है और यदि इसी तरह से मीडिया ट्रायल और सोसाइटी के कोर्ट में चीज़ें जाती हैं, तो अपने बचाव में भी जैसे अनुराग कश्यप कहेंगे वैसे हम भी कहेंगे, और कहने के लिए जो एविडेंसेस लाने होंगे वो एविडेंसेस हम भी कोर्ट में रखना चाहेंगे, सोसाइटी में भी रखना चाहेंगे। लेकिन हम ऐसा करते हुए कतई आरोपकर्ता के कैरेक्टर पर अटैक नहीं करेंगे, और ऐसा करते हुए हम वैसे एविडेंसेज, हो सकता है कि हम ये बात कहें कि हमारा सामान्य बिहेवियर 10 लोग बताएं तो हमारा सामान्य बिहेवियर की पुष्टि होगी, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वो पर्टिकुलर केस की भी बिहेवियर होगा। ठीक है। तो हमें लगता है कि आज हम लोगों ने अनुराग के मसले पे अच्छी बातचीत कर ली। हाँ, लगभग हमने सभी पक्षों को हमने उस पे चर्चा में शामिल करने की कोशिश की है, जितने इसके पक्ष हो सकते थे, है ना। और सबसे बड़ी बात है स्टैंड की बात है कि स्टैंड पे, तो स्टैंड को लेकर के कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा हो, सब कुछ हो, लेकिन जो सही है, सही तरीका है, सही प्रक्रिया यही है कि कानूनी प्रक्रिया का सामना करके और उससे वहां पे उनको क्लीन चिट वहां से हासिल करना होगा, अदालत के थ्रू हासिल करना होगा। दूसरी बात यह है कि हाँ, इसमें जो नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है वो नुकसान जो है बिना अपराधी साबित हुए, वो हमें उस चीज को हमें थोड़ा सा सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वो उनका स्टैंड, उनकी बाकी चीजें जो है वो प्रभावित ना हो जब तक कि वो अपराधी साबित ना हो जाए। जी, ये एक आदर्श व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने पहले भी कहा, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और सबसे जरूरी बात, आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणियां लिखें कमेंट बॉक्स में और हमें अवगत कराएं।
अब उन विषयों को भी लिखिए जिन पे आप चर्चा चाहते हैं, जिन पे आप चाहते हैं कि हम बातचीत करें। तो शुक्रिया आप सभी का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।